अदाकारी के साथ साथ कोक स्टूडियो में बाकायदा गुलकारी भी की। क्या गुलकारी का शौक़ बाकायदा अपना रखा है? कोई तालीम हासिल करती हैं? आगे जाकर गुलकारी तो नहीं करेंगी? गुलकारी बचपन से ही सिलसिला चल रहा है, क्योंकि मेरी जो बहन है अफशीन हयात और भाई ज़ीशान हयात दोनों ही म्यूज़िक की फील्ड से कनेक्टेड हैं, सिंगर्स भी हैं, म्यूज़िक बनाते भी हैं। तो बचपन से ही घर में इंस्ट्रूमेंट्स भी होते थे, हम बैठ के घंटों गाने गा रहे होते थे और अंताक्षरी खेल रहे होते थे और बेस्ट टाइम पास सिंगिंग होता था। तो गाना गाते गाने बजाते ही बड़े हुए हैं। और कोक स्टूडियो एक बहुत प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म है और मुझे ये मौका मिला कि मैं अपने टैलेंट को इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे दिखा सकूं। लेकिन मैंने काफ़ी सिंगिंग की है, काफ़ी ड्रामों के मैंने टाइटल ट्रैक्स गाए। एक मॉर्निंग शो है, उसका टाइटल ट्रैक पिछले 7 साल से वो चल रहा है और मेरी ही आवाज़ में है। बाकी अभी भी मैं मज़ीद कुछ गानों पे काम कर रही हूँ। स्पेशली कोविड के दौरान जो ब्रेक आया एक्टिंग से, उसमें मैंने म्यूज़िक पे ज़्यादा फोकस किया, क्योंकि जब मैं एक्टिंग कर रही होती हूँ तो उस वक्त मैं फिर सिंगिंग को फुल टाइम नहीं दे सकती। इसलिए अब मैंने 2-3 ट्रैक्स हैं जो इंशाल्लाह इन द नियर फ्यूचर आएंगे। कुछ कवर्स हैं, कुछ ओरिजिनल सॉन्ग्स हैं। छोटी स्क्रीन से बड़ी स्क्रीन तक का सफ़र किया, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता छोटी स्क्रीन पर काम बंद कर दिया, ऐसा क्यों, या कम कर दिया? कम इसलिए किया क्योंकि स्क्रिप्ट्स बहुत एक जैसे थे, बहुत एक ही तरह की कहानियाँ और स्क्रिप्ट्स आ रहे थे। तो आई एम वेटिंग कि कोई ऐसा स्क्रिप्ट हो, अगर छोटी स्क्रीन पे वापस आऊँ, जो कि अब 4 साल हो चुके हैं, तो कोई ऐसी चीज़ हो जो मुख्तलिफ हो, जो मुझे भी करने में मज़ा आए और लोग भी मुझे एक नए रूप में देख सकें। तो आजकल मैं कुछ स्क्रिप्ट्स पढ़ रही हूँ और इंशाल्लाह 2022 में कोई नया ड्रामा ज़रूर आएगा मेरा। आपने फिल्मी दुनिया को बहुत करीब से देखा है, ये ज़वाल का शिकार है। आपने क्या महसूस किया? ख़राबी कहाँ है? प्रोडक्शन में है, डायरेक्शन में है, कहानी में है, अदाकारी में है? क्या मसला क्या है हमारी फिल्मी दुनिया का? ख़राबी कहीं भी नहीं है। मैं तो ये कहूँगी कि हमारी बहुत छोटी सी इंडस्ट्री है, बहुत कम रिसोर्सेज के साथ हमने बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। और कुछ साल पहले तक तो रिवाइवल भी नहीं हुआ था पाकिस्तानी सिनेमा का। तो जब से रिवाइवल हुआ है, बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और जितनी लिमिटेड रिसोर्सेज में काम हो रहा है, मैं तो आई सल्यूट कि हमें अगर वो तमाम रिसोर्सेज मिले हैं जो शायद बॉलीवुड में है या हॉलीवुड में, जितने वो टेक्निकली स्ट्रॉन्ग हैं, तो हम दुनिया से कम्पीट कर सकते हैं। टैलेंट है, शौक़ है, जुनून है और बस रिसोर्सेज नहीं है आई थिंक। तो हमें मज़ीद अच्छी फ़िल्में बनाने की ज़रूरत है जिसमें हम पाकिस्तान की पॉजिटिव इमेज को दिखा सकें, क्योंकि वेस्ट में बहुत ज़्यादा हमें मिस रिप्रेजेंट किया गया है मुस्लिम्स को, पाकिस्तानीज़ को। स्पेशली हमारे पड़ोसी मुल्क में काफ़ी फ़िल्में ऐसी बनती हैं हर साल जिसमें जो विलन होता है वो पाकिस्तानी होता है। तो हमें उस चीज़ को काउंटर करने के लिए, जो वेस्ट में एक इमेज बन चुकी है, हमें उसको काउंटर करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम वो नहीं है जो हमें दिखाया जाता है या मिस रिप्रेजेंट किया जाता है। हमारे यहाँ राइटर्स की बहुत कमी है। अगर आप मुझसे पूछें कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, वी नीड मोर राइटर्स जो कि फ्रेश पर्सपेक्टिव के साथ नई कहानियाँ लाएं। एक जैसी शादी के अराउंड बेस्ड कहानियाँ कब तक चलेंगी? क्या आपका भी कोई नई वेब सीरीज़ बनाने का इरादा है? बिल्कुल है, बनाने का भी है, करने का भी है और उसमें मैं काम भी कर रही हूँ इंशाल्लाह बहुत जल्द। बिकॉज़ अब मीडियम नहीं मैटर करता कि आप टीवी पे देख रहे हैं या सिनेमा में जाके देख रहे हैं। एक एक्टर के लिए, इवन हॉलीवुड में बहुत बड़े बड़े नाम हैं जो अब नेटफ्लिक्स का और टीवी का रुख कर रहे हैं, क्योंकि एक आर्टिस्ट के लिए मीडियम मैटर नहीं करता। लोग कहते हैं कि फिल्मों में आइटम सॉन्ग ने एक अलग तफरीही हैसियत इख्तियार कर ली है, क्या वाकई ऐसा है? आई थिंक इसका नाम चेंज हो गया है, बट इस तरह के हमारे बहुत सारी अदाकार हैं जिन्होंने ऐसे गाने किए हैं जो कि कैबरे होते थे पहले, या डिस्को होता था, या अब आइटम नंबर कहते हैं। बट फिल्म्स आर अबाउट एंटरटेनमेंट, और उसमें एक हम दुनिया क्रिएट करते हैं जो कि आप 2 घंटे के लिए अपने सारे झमेले, झंझट, परेशानियों को भूल के आप एक दुनिया में और उस दुनिया में खो जाते हैं। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो ऑडियंस चाहती है उसमें अगर एंटरटेनमेंट में, स्टोरी में अगर उसका कोई रीज़न बनता है गाने का, तो बिल्कुल होना चाहिए। हमारे यहाँ शादी सॉन्ग्स भी होते हैं बहुत सारे, फिल्म का हिस्सा है और होने चाहिए, क्यों नहीं होने चाहिए। पिछले दिनों खबर आई कि आप मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का फिल्म में किरदार अदा कर रही हैं, वो प्रोजेक्ट कहाँ तक पहुँचा? वो प्रोजेक्ट अंडर डेवलपमेंट है और जिस मैग्नीट्यूड का वो प्रोजेक्ट है उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा,
मैंने NDA साइन किया हुआ है, तो मैं बहुत कुछ तो नहीं शेयर कर सकती उसके बारे में, बट आई कैन टेल यू कि इट्स अंडर डेवलपमेंट और उस पर अभी स्क्रिप्ट पे काम हो रहा है। इंशाल्लाह फिर वो प्रोडक्शन में जाएगा। टर्किश ड्रामों के बारे में आपका ख्याल है? क्या पाकिस्तान को भी तुर्की के इश्तराक से ऐसे ड्रामे बनाने चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल बनने चाहिए, बिल्कुल कोलैबोरेशन होनी चाहिए और इसमें कोई बुराई नहीं है, बल्कि हमारी इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि इस तरह की कोलैबोरेशन हो। और टर्की तो हमेशा से हमारे जो टाइज़ हैं आपस में पाकिस्तान के और टर्की के, दे आर वेरी हेल्दी और काफ़ी हद तक हमारी काफ़ी चीज़ें सिमिलर भी हैं और बहुत सारे उनकी कल्चर की हमारी चीज़ें जो मिल के बड़ी ज़बरदस्त चीज़ बन सकती है और दोनों तरफ के लोगों के लिए। आई थिंक ये बड़ा ज़बरदस्त सिलसिला शुरू हुआ है। रवाज तो ये है कि पाकिस्तानी अदाकाराएं भाग भाग कर बॉलीवुड जाती हैं, लेकिन आपने आज तक एक भी फिल्म वहाँ जाकर नहीं की। क्या ऑफ़र नहीं हुई या आपका इरादा नहीं है? नहीं, मुझे बहुत ऑफ़र्स हुई बॉलीवुड से और एक वक्त था जब हमारे यहाँ फिल्में नहीं बन रही थी और एक आर्टिस्ट का ख्वाब होता है कि वो ख़ुद को बड़े पर्दे पे देखे। हर आर्टिस्ट का ख्वाब होता है, मेरा भी था, लेकिन कभी मुझे कैरेक्टर पसंद नहीं आया, कभी मुझे कहानी पसंद नहीं आई और सिर्फ इसलिए कि बॉलीवुड है मैं चली जाऊँ, ये मैंने कभी इस तरह अपने काम को नहीं सोचा। और ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे बॉलीवुड ने कभी इतना फैसिनेट भी नहीं किया। और हमारे यहाँ जिस तरह की फ़िल्में बन रही हैं, जैसे पिछले 6-7 सालों से जो रिवाइवल हुआ है पाकिस्तानी सिनेमा का, मुझे ज़रूरत भी नहीं महसूस हुई कि मैं वहाँ जाके काम करूँ, जब मुझे अपने मुल्क में इतना नाम, इतनी रिकग्निशन, इतना प्यार मिलता है और डिफरेंट तरह के कैरेक्टर्स करने का मौका मिल रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई ज़रूरत है बॉर्डर पार जाके काम करने। लेकिन एक कंपटीशन तो है ना, अगर आप वहाँ पे जाके उन एक्ट्रेसों का मुकाबला करती हैं या उनकी फिल्मों में जाके compete करती हैं, तो उससे एक मुकाबला तो जनरेट होगा, पता चलेगा पाकिस्तानी आर्ट कहाँ है और इंडियन आर्ट कहाँ है। वो मुकाबला हम अपनी फिल्मों के थ्रू भी कर सकते हैं। वहाँ पे मेरे बहुत फ़ैन्स हैं, इंडिया में, दुनिया भर में फ़ैन्स हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अब वो वक्त आ गया कि हमें इतना शॉर्ट साइटेड नहीं होना चाहिए कि हम सिर्फ बॉलीवुड के लिए एम करें। हम ईरानी सिनेमा भी है, हॉलीवुड भी है, कोरियन सिनेमा है, नेटफ्लिक्स है, तो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी आ चुकी है इसमें कि ऑल्दो बॉलीवुड इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट फिल्म इंडस्ट्रीज़ इन द वर्ल्ड, लेकिन यहाँ मुझे जिस तरह काम मिल रहा है, इज़्ज़त मिल रही है, प्यार मिल रहा है, मुझे ज़रूरत महसूस नहीं होती कि मैं वहाँ जाके अपना टैलेंट दिखाऊँ। दुखी किन बातों पर होती हैं? रोना भी आता है? रोना भी आता है। किस बात पर? मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, तो मैं किसी को तकलीफ़ में देखती हूँ तो मुझे मेरा दिल बहुत लरसता है और मुझे रोना भी आता है और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं किसी तरह, जिस भी तरह अपनी कैपेसिटी में रहते हुए मदद कर सकूँ तो मैं करती हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा आई थिंक आई एम सेंसिटिव एंड इमोशनल टूवर्ड्स ह्यूमन सफरिंग एंड एनी काइंड ऑफ सफरिंग। ज़िंदगी में झूठ कितना बोलती हैं? मसलतन थोड़ा बहुत झूठ तो बोलना पड़ता होगा। ये मेरा एक प्रॉब्लम है कि मुझसे झूठ नहीं बोला जाता और जब मैं झूठ बोलती भी हूँ तो शायद वो मेरी शक्ल पे मुझे ऐसा लगता है कि पता चल रहा होता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ। तो मेरा हमेशा से मानना ये है कि एक झूठ को छुपाने के लिए फिर 100 और झूठ बोलने पड़ते हैं। इससे अच्छा है कि इंसान सच बोले, जो चीज़ जैसे है वैसे ही बोले और करे और दुनिया आपके मुताबिक एडजस्ट कर लेगी। झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से। इंसान ऑनेस्ट रहे तो लोग ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं और आपको ज़्यादा सीरियस लेते हैं मेरे ख्याल से। आपको हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से तमगा इम्तियाज़ से नवाजा गया तो कई लोगों को तकलीफ़ हुई, कई खुश हुए। तकलीफ़ होने वालों ने कहा कि आपको सिफारिश की बुनियाद पर यह अवार्ड मिला है। क्या वाकई ऐसा है? अगर मुझे सिफारिश के बिना पे मिला है, इसका मतलब जितने सालों से जितने भी लोगों को मिल रहा है अवार्ड, फिर वो भी शायद सिफारिश पे मिला होगा। क्योंकि अगर देखा जाए स्टैट्स को तो मेरी फ़िल्मों ने कोई 200 करोड़ के करीब लगभग बिज़नेस किया बॉक्स ऑफिस पे। माशाल्लाह इतना रेवेन्यू जनरेट हुआ, इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल रही फ़िल्में। मैंने हमेशा पाकिस्तान के लिए काम किया, पाकिस्तानी सिनेमा के रिवाइवल के लिए काम किया और मुझे बड़ी खुशी हुई कि हुकूमत ने मेरे काम को सराहा और एक्नॉलेज किया और मुझे इस अवार्ड से नवाजा। शायद लोगों के लिए ये भी एक सरप्राइज़ एलिमेंट था कि इतनी कम उम्र में जो मुझे अवार्ड मिला है उस पर शायद लोगों की
लोगों को लगा कुछ कि इतनी कम उम्र में क्यों मिल गया, क्योंकि शायद उनके जहन में यही है कि उम्र के आखिरी हिस्से में लोगों को इस तरह के अवार्ड से नवाजा जाता है। बट मुझसे पहले बहुत सारे आर्टिस्ट को अवार्ड दिया गया, और मेरे ख्याल से ये ज़रूरी है कि हौसला अफजाई अगर आपके करियर के पीक के दौरान आपको मिले तो आप मज़ीद उसको और बेहतर काम कर सकते हैं, बजाय इसके कि जब आप अपने आखिरी उम्र के आखिरी हिस्से में हों और तब आपको अवार्ड मिले। तो आई थिंक ये बड़ी अच्छी चीज़ है जो हुआ है, एक ट्रेंड स्टार्ट हुआ है कि जो लोग मेहनत कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, उनको एक्नॉलेज करना चाहिए। और जो लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हमेशा मैं वेलकम करती हूँ, क्योंकि एक आर्टिस्ट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। क्रिटिसिज्म के बग़ैर तो मुझे ख़ुद पता ही नहीं चलेगा कि मैं क्या सही कर रही हूँ, क्या सही नहीं कर रही हूँ, और क्या चीज़ लोगों को पसंद आ रही है, क्या नहीं पसंद आ रही। लेकिन मुझे जिस चीज़ से तकलीफ़ पहुँची थी वो ये कि मेरे किरदार पे जब उंगली उठाई गई। मेरे काम पे ज़रूर हर किसी का ओपिनियन हो सकता है, वी लिव इन अ डेमोक्रेसी, लेकिन मेरे किरदार पर उंगली उठाने का किसी को कोई हक नहीं है। माजी की मारूफ अदाकाराएँ अक्सर अपनी उम्र छुपाती थी, क्या टीवी के अदाकारों में भी यही रुझान है? उम्र तो सिर्फ अदाकारें ही नहीं या ख़वातीन ही नहीं, मर्द भी छुपाते हैं। आप अपनी उम्र छुपाती हैं क्या? नहीं, मैं नहीं छुपाती। कितनी उम्र है आपकी? आई जस्ट टर्न 33। स्कूल टाइम गुजरा, कॉलेज टाइम गुजरा, मोहब्बत तो किसी ना किसी से हुई होगी। और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा। और मोहब्बत कभी मेरे लिए एक प्रायोरिटी नहीं रही। या मोहब्बत मेरे लिए, जैसे बहुत सारी लड़कियां ये सोचते हुए बड़ी होती हैं कि उनको शादी करनी है, लेकिन मेरी सोच हमेशा से, मेरी प्रायोरिटीज़ जो थी वो अपने आप को कुछ बनाना, अपने पैरों पे खड़ा होना। बचपन से मैंने कुछ गोल्स जो सेट किए थे, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं रिवर्स में चल रही हूँ। बचपन में बहुत सीरियस और बड़ों की तरह सोचना और बड़ा होने का, जल्दी से बड़ा होने का बहुत शौक़ था। लेकिन मोहब्बत मुझे लगता है कि बहुत खूबसूरत चीज़ है, लेकिन मोहब्बत में जब आप पड़ जाते हैं बहुत कम उम्री में, तो शायद फोकस लूज़ हो जाता है, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं अपने ट्रैक से। तो क्या आपको इस बात का शऊर था? बिल्कुल था। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि मैं ख़ुद गलती करके सीखूँ। कोशिश मेरी यही होती है कि दूसरों की गलतियों से सबक हासिल कर लूँ, दूसरों के एक्सपीरियंसेस से सीख लूँ। और मुझे बचपन में ही मुझे ये समझ आ गई थी कि अगर मुझे कुछ बनना है तो मुझे उस चीज़ पे फोकस करना होगा और मेहनत करनी होगी, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। और मोहब्बत के लिए ऑनेस्टली वक्त नहीं था। दोस्त अदाकार और मॉडल मिकाल जुल्फ़कार के सैलून पहुंचे। मिकाल जुल्फ़कार ने इस्तकबाल किया। महविश हैज़ अ वंडरफुल पर्सनैलिटी, बहुत ही फ्रेंडली है, बहुत इजी गोइंग। अक्सर जब हम सोचते हैं चीज़ उसको डीवा आप कह सकते हैं, बिल्कुल है, एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी स्टार है। तो लेकिन उसमें वो डीवाज वाला और वो ना नखरा उस तरह नहीं है, बड़ी इजी गोइंग है। सो आई थिंक ऐसे बंदे के साथ ऑब्वियसली इट्स वेरी इजी टू गेट अलॉन्ग विद। तो महविश के साथ इंटरेस्टिंगली सबसे पहला जो प्रोजेक्ट था मेरा वो जियो पे ही था, मंजली उसका नाम था, बहुत ज़बरदस्त ड्रामा था, स्पेशली ऑन फॉरेन ट्रिप्स। कहते हैं ना कि इंसान का पता चलता है व्हेन यू ट्रैवल टुगेदर। तो हमने कुछ फॉरेन ट्रिप्स लिए जिसमें अवार्ड शोज़ और फिल्म फेस्टिवल्स इस तरह के अटेंड किए। तो उधर जाके जो है बहुत ना फ्रेंडशिप हो गई। और अदाकारी का भी मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। व्हेनेवर आई हैव एक्टेड विद हर मुझे फ़ील हुआ है कि मुझे अपनी एबिलिटी जो है उसको ज़्यादा बेहतर करना है। सो बहुत मज़ा आता है महविश के साथ। ड्रेस तब्दील किया और मेकअप करवाया। गपशप लगाई।
पोलो क्लब पहुंची। पोलो क्लब के अंदर ही बनाए गए अपने दोस्त सुहेल सलाहुद्दीन के कैफेटेरिया पहुंची। शाम के वक्त ताज़ा हवा, सब्जा और दोस्त की कंपनी एंजॉय की। फ्रेश बेक्ड पिज़्ज़ा ने मज़ा दुबाला कर दिया। रात के वक्त अंदरूने लाहौर में वाक़या मियां सलाहुद्दीन की तारीखी हवेली बारूद खाना पहुंची। मियां यूसुफ सलाहुद्दीन ने इस्तकबाल किया। सुहेल साहब, मुझे हमेशा उन बच्चों से बहुत प्यार रहा है जिनको पाकिस्तान से मोहब्बत है। और महविश की सबसे जो मुझे अच्छी बात लगती है दैट शी इज़ अ ट्रू पैट्रियट एंड अ लवर ऑफ पाकिस्तान। हमेशा इसने खड़े होके, इवन एज एन आर्टिस्ट, जब बहुत से हमारे आर्टिस्ट जो हैं वो इस बात से डरते हैं कि हम कोई भी बात करें ख़ास तौर पे इंडिया के बारे में या उनकी इंडस्ट्री में, शी हैज़ ऑलवेज बीन बोल्ड, शी हैज़ हैड दी अपॉर्चुनिटी एंड शी इज़ यूज्ड इट वेल, कि इसने जाके वहाँ बड़े फोरम्स के ऊपर जाके ये बात की, कश्मीर की बात की। BBC को इसने इंटरव्यू दिया, CNN को भी दिया था, हाँ CNN को भी दिया, सब जितने भी मेजर, एंड ये मुझे एक इसकी बात सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। अदरवाइज शी इज़ अ वेरी हम्बल पर्सन। मेरे तो बिल्कुल बच्चों की तरह। एंड शी एंड दानिश और इसकी जो सिस्टर इन लॉ है फ़ायज़ा, ये अमूमन जब आते हैं तो इकट्ठे ही आते हैं, तो देन वी ऑल गेट टुगेदर ओवर हेयर, और फिर हम म्यूज़िक भी करते हैं, कोई ना कोई भी एंड देन ऑफ कोर्स ऑल्सो इसने मेरे साथ प्रोग्राम भी मेरे होस्ट किए हुए हैं, मेरे गाने भी गाए हुए हैं, मेरी नात भी पड़ी हुई है। एंड सो एक बड़ी अच्छी एसोसिएशन है which has been there. पाकिस्तान की टॉप एक्ट्रेस हैं, पाकिस्तान का टॉप मसला किसे समझती हैं? पाकिस्तान का टॉप मसला मुझे लगता है एजुकेशन है। आई थिंक सबसे ज़्यादा हमें इस पे फोकस करना चाहिए कि एजुकेशन मिले हर बच्चे को, हर बच्ची को, और साथ साथ वो एजुकेशन जो है वो एक अच्छे स्टैंडर्ड की हो। जो प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाया जा रहा है उसी स्टैंडर्ड से गवर्नमेंट स्कूल्स में भी पढ़ाया जाए, और तालीम का एक्सेस हर बच्चे और बच्ची को हो। आई थिंक उससे जो हमारी आने वाली नस्लें हैं वो एक बेहतर फ्यूचर का एक सरमाया बन सकते हैं, क्योंकि वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं थ्रू देयर एजुकेशन, थ्रू देयर अवेयरनेस, अपनी लाइफ भी संवार सकते हैं और साथ साथ मुल्क का भी एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा बन सकते हैं इनटू ब्रिंगिंग द चेंज। औरतों की आज़ादी के बारे में आपकी क्या राय है? कितनी आज़ादी होनी चाहिए? औरतों की आज़ादी
से ज़्यादा औरतों को उनके हुकूक मिलने चाहिए। और मुझे नहीं पता कि आज़ादी से आपका क्या मतलब है, कितनी आज़ादी बाहर जाने आने के लिए, तो ये तो हर इंसान का हक है कि वो अपनी मर्ज़ी से जहाँ जाना चाहता है जाए, आना चाहता है आए। औरत मार्च के मौका पर जो नारे लगाए जाते हैं, जो आवाज़ बुलंद की जाती है, क्या आप उसके हक में हैं? मेरा ख़्याल है कि औरत मार्च का जो बनने का रीज़न था या जो है वो यही है कि वो अपने हुकूक हासिल करना चाहती हैं। उस हुकूक में डोमेस्टिक वायलेंस भी इंक्लूड करता है, सिक्योरिटी भी इंक्लूड करता है, पे गैप भी नहीं होना चाहिए। जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मर्द हजरात को हासिल है वही ख़वातीन को भी मैसर होनी चाहिए, अवेलेबल होनी चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। आई थिंक वो जो औरत मार्च का आइडिया है वो इन आइडियल्स पे क्रिएट किया गया है कि औरतों को अपने हुकूक मिलने चाहिए, लेकिन ऑब्वियसली उस मैसेज को किस तरह पहुंचाया जा रहा है और किस तरह वो लोगों तक पहुंच रहा है उसमें बहुत सारे लोगों के ओपिनियंस हैं, लेकिन आई थिंक दैट्स द अंडरलाइंग कॉज दैट दे आर फाइटिंग फॉर। और मैं बिल्कुल वेमेन एम्पावरमेंट को सपोर्ट करती हूँ और वेमेन एम्पावरमेंट के लिए मैं ख़ुद बहुत ज़्यादा काम करती हूँ। एंड आई थिंक ऑल वी आर आस्किंग फॉर इज़ इक्वालिटी। हम नहीं चाहते कि हम मर्दों से बढ़तर या कमतर, हमें बराबरी चाहिए बेसिकली। आपने मी टू की नई आवाज़ें भी सुनी होंगी, क्या आप समझती हैं ये तरीका दुरुस्त है? देखिए, मी टू की मूवमेंट निकली जब हार्वी वाइनस्टीन स्कैंडल सामने आया और एक ने आवाज़ उठाई जो उसके साथ वाक़या हुआ, और उसके साथ साथ जितनी भी ख़वातीन थी जो विक्टिम्स थी उन्होंने भी आगे बढ़कर बात की। वो केस परस्यू हुआ, हार्वी वाइनस्टीन को अरेस्ट कर लिया गया और काफ़ी सॉलिड उसके बारे में सबूत भी उन्होंने हासिल किए। तो मुझे लगता है कि ये पावर है एक सोशल मीडिया का जो कि अब इस्तेमाल किया जा रहा है। बट येस, मी टू मूवमेंट को बड़े रिस्पॉन्सिबली इस मूवमेंट को आगे चलाने की ज़रूरत है। और चाहे मर्द हों या ख़वातीन, मी टू के विक्टिम्स बहुत से लोग हैं। एंड आई थिंक इसको समझदारी के साथ, और बहुत सारे केसेस में ऐसा भी हुआ कि ख़वातीन के पास वो पावर नहीं थी या वो रिसोर्सेज नहीं थी कि वो किसी वकील को हायर करें या उस चीज़ को परस्यू करें। द नेक्स्ट थिंग दे नो इज़ सोशल मीडिया, कि वहाँ पे आवाज़ उठाई जा सकती है, लेकिन चेक एंड बैलेंस ज़रूरी है। सोशल मीडिया पर आप सबसे ज़्यादा एक्टिव रहती हैं, क्या समझती हैं कि इसके ज़रिए माशरे का सुधार हो सकता है? बिल्कुल हो सकती है। मैं काफ़ी एक्टिवली सोशल मीडिया पे कॉजेज़ को भी के बारे में बात कर रही होती हूँ और जो भी करंट अफेयर्स होते हैं उस पर बात करती हूँ, क्योंकि अल्लाह ने मुझे इन्फ्लुएंस दिया है, वो जगह दी है कि लोग सुनते हैं, मेरी बात को वैल्यू करते हैं, और मेरा ये फ़र्ज़ बनता है एज़ एन आर्टिस्ट, एज़ अ पाकिस्तानी, कि मैं उस आवाज़ को अपने मुल्क की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करूँ। और यही मेरी कोशिश होती है, और इसीलिए मैं सोशल मीडिया को, इंस्टाग्राम इज़ मोर सुपरफिशियल, ट्विटर इज़ मोर सीरियस, और वहाँ पे आपको बहुत सारी एक डिबेट बड़ी अच्छी हो जाती है, आपको दोनों रुख सिक्के के नज़र आते हैं। आई थिंक दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म, और मुझे अच्छा लगता है ट्विटर पे अपने व्यूज़ शेयर करना। माशाल्लाह, आप वर्ल्ड व्यू भी एक रखती हैं। ये बताएं कि मुल्क में कौन सा निज़ाम होना चाहिए, कैपिटलिज़म, सोशलिज़म, जमहूरियत या कुछ और? मैं ह्यूमैनिटी को पसंद करती हूँ, और मुझे लगता है कि इन सब से बढ़कर जो आपने मेंशन किया, तमाम इन चीज़ों से बढ़कर ह्यूमैनिटी है, और हम सबको रिकनेक्ट करने की ज़रूरत है ह्यूमैनिटी से। क्या आप समझती हैं कि वाकई करप्शन पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है? यस, करप्शन इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इश्यूज़ जो कि बहुत ज़्यादा इस मुल्क को डैमेज करने में करप्शन का बहुत हाथ है। और जब से पीटीआई आई है तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है कि पाकिस्तान को करप्शन फ्री बनाया जाए, एंड आई टोटली सपोर्ट द गवर्नमेंट। और इस प्रोसेस में मुझे अंदाज़ा है कि टाइम लगेगा। कोई चीज़ जब इतनी बिगड़ी हुई हो तो कोई एक मैजिक वॉन्ड तो है नहीं हुकूमत के पास कि वो उसको ऐसे इजीली सही कर सकें। टाइम लगता है इन चीज़ों में, लेकिन आई थिंक अगर हम मुल्क को करप्शन फ्री बना दें तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे इदारे, बहुत सारे मसले हल हो सकते हैं, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स पाकिस्तान की जो हैं वो दूर हो सकती हैं। क्या आप वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की इस बात से इत्तफाक करती हैं कि औरतों के कपड़े भी बाज़ औक़ात लोगों के जज्बात को उभारते हैं? एक्टर इन लॉ मेरी एक फ़िल्म थी जिसमें मैंने पारसी जर्नलिस्ट का रोल प्ले किया,
और मीनू स्क्रू वाला, उसको इशू ये होता है कि उसको अक्सर मर्द जो हैं वो स्टेयर करते हैं उस पर, उसको देखते हैं, उसको घूर के देखते हैं, शी फील्स अनकम्फर्टेबल। और जब वो केस लड़ने जाती है तो यही सवाल उनसे पूछता है वकील कि आपने कभी सोचा कि आप में कुछ प्रॉब्लम है या आपके कपड़े जिस तरह के आप पहनती हैं? एंड द डायलॉग गोज़ कि क्या मैं रास्ता चलते हुए सिग्नल तोड़ देती हूँ जो मुझे सीटी मार के रोका जाए, या मैं कोई एलियन हूँ जो मुझे घूर घूर के लोग देखते हैं? तो प्रॉब्लम जो है वो बेसिकली माइंड सेट में है, इट्स नॉट इन द क्लोथ्स। हमें जो ज़रूरत है काम करने की जिस चीज़ पे, वो है माइंडसेट। क्योंकि वेस्ट में तो ख़वातीन बहुत तरह के कपड़े पहनती हैं, लेकिन मुझे एज अ वुमन, एज अ यंग वुमन, मुझे कभी ऐसा फ़ील नहीं हुआ कि मुझे किसी फॉरेन कंट्री में कोई मुझे चेक कर रहा है या मुझे कोई घूर रहा है या देख रहा है। तो यहाँ पे अगर ऐसा मसला है तो वो मसला फिर माइंडसेट से स्टेम कर रहा है और उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है आई थिंक। एंड उस माइंडसेट को चेंज होने की ज़रूरत है, क्योंकि उसी सीन में एक फ़हद मुस्तफ़ा के साथ मेरा उसी फिल्म में एक सीन था जिसमें हम बुर्का पहन के एक नॉर्मल मार्केट में जाते हैं। दोनों ने बुर्का पहना है, फ़हद ने भी और मैंने भी। और वैसे तो हम पूरे कवर्ड हैं, बट एक सोसाइटी की जो एक दिस इज़ ऑल्सो एन एस्पेक्ट ऑफ आवर सोसाइटी कि वो उसको एक बंदा छेड़ता हुआ गुजर जाता है और फिर मीनू कहती है कि क्या हुआ, तुम्हारे कपड़ों ने तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं किया? तो प्रॉब्लम कपड़ों में नहीं है, प्रॉब्लम इज़ इन द माइंडसेट। एंड आई टोटली एग्री विद व्हाट मीनू सेड कि प्रॉब्लम कपड़ों में नहीं है, प्रॉब्लम दिमाग में है, उसको ठीक करना पड़ेगा। आप ह्यूमन राइट्स की गुडविल एम्बेसडर भी रहीं, इस हवाले से क्या जिम्मेदारियां अंजाम दी? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स ने मुझे राइट ऑफ द गर्ल चाइल्ड की कैंपेन के लिए, उन्होंने मुझे 1 साल के लिए साइन ऑन किया और बड़ी अच्छी कैंपेन थी। हमने जो रूरल एरियाज़ हैं जहाँ पे हमें गर्ल एजुकेशन को प्रमोट करना था, वहाँ ट्रक आर्ट के ज़रिए बहुत सारे ऐसे पेंटिंग्स बनाई गई जिसमें लड़की की एजुकेशन और उसकी अहमियत को सामने लाया गया, उसको टेक्स्ट के ज़रिए और पिक्चर्स के ज़रिए। और बड़ी खूबसूरत कैंपेन थी और उन ट्रक्स को पूरे तमाम पाकिस्तान में उनको टूर कराया गया, कोई 20 से 25 ट्रक्स थे। लेकिन मुझे एक चीज़ थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट ये हुई कि ये एक ऐसा काम है जो कि एक कैंपेन से नहीं हल हो सकता। आई वॉज विद देम फॉर अ ईयर और उसके आगे जो मज़ीद फॉलो अप काम करना चाहिए था, जो उस चीज़ को मज़ीद आगे लेके बढ़कर चलना चाहिए था, वो नहीं हुआ। मुझे लगता है बहुत कुछ हो सकता था और बहुत कुछ करने की ज़रूरत है और अभी भी बहुत वक्त है कि हम गर्ल एजुकेशन पे फोकस करें और काम करें। आप सिंध के अंदर भी बाज़ स्कूलों को सपोर्ट कर रही हैं, इसके पीछे क्या जज्बा कार फरमा है? यूके की एक चैरिटी, बहुत बड़ी चैरिटी है, पेनी अपील के नाम से, इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन। उनके साथ मिलके मैंने सक्खर में 5 स्कूल रीबिल्ड करने का मिशन अपनाया और साथ साथ मुझे लंदन मैराथन में हिस्सा भी मैंने लेने के लिए हामी भरी और वो होना भी था, लेकिन ड्यू टू कोविड वो मैराथन नहीं हुआ और वो सिलसिला थोड़ा सा रुक गया, जिसमें मैं उनके साथ मिलके फ़ंड्स रेज़ करूँगी और 5 स्कूल्स को रीबिल्ड करूँगी। मैं ख़ुद पर्सनली गई सक्खर, उन 5 साइट्स पे जाके मैंने वो स्कूल्स देखे और आप यकीन करें, आई लिटरली वाज इन टीयर्स जब मैंने देखा कि वो मासूम छोटे छोटे बच्चे बच्चियाँ धूप में, दरख्त के साए में, ना उनके पास प्रॉपर बेंचेस हैं, ना बैठने का कोई सही सिस्टम है, ना रेस्ट रूम्स हैं बच्चों के लिए। बेसिकली बहुत ही बुरे हालात थे और वहाँ पे स्कूल्स बनने की बहुत ज़रूरत है। जो चीज़ मुझे बड़ी ज़बरदस्त लगी और फैसिनेटिंग लगी वो ये कि बच्चे पढ़ने का उनको शौक़ है, बच्चों को, बच्चे चाहते हैं तालीम हासिल करना, वो अपनी कम्युनिटी को सपोर्ट करना चाहते हैं, वो अपने माँ बाप का सहारा बनना चाहते हैं और अपने गांव को भी एलिवेट करना चाहते हैं। तो मुझे बड़ा ये प्रोग्रेसिव लगा ये स्टेट ऑफ माइंड, क्योंकि मैंने पेरेंट्स से भी जाके बात की और बच्चों से मैंने वादा किया कि ये स्कूल्स मैं ज़रूर बना के दूंगी उनको, ताकि वो उनको ऐसा एनवायरनमेंट मिल सके कि उसमें तालीम हासिल कर सकें। आप ख़ुद भी अच्छा गाती हैं, अपने अलावा कौन पसंद है गाने में? क्यूबी बहुत अच्छी हैं, आयमा मुझे बहुत पसंद है, मेरी अपनी बहन अफशीन हयात, मुझे उनकी आवाज़ बहुत पसंद है और मेरी उस्ताद भी हैं, उन्होंने ही मुझे सिखाया है जो कुछ मैंने सीखा है सिंगिंग में। और बाकी रेशमा जी, आबिदा,
जी बहुत पसंद है मुझे। और अदाकाराएं कौन सी अच्छी लगती हैं? एक्ट्रेसेस में मुझे आयज़ा पसंद है, मुझे सबा बहुत अच्छी लगती है। ईद का दिन कैसा गुजरता है? क्योंकि बड़ी ईद है तो बड़ी ईद का दिन काम करते हुए गुजरता है, कुर्बानी होती है तो जाहिर है कि घर में काफ़ी कसाई आते हैं तो गोश्त कट रहा होता है, कलेजी बनने का वेट हो रहा होता है। उस दौरान मैं कोई काम नहीं करती, मैं सिर्फ जो गोश्त डिस्ट्रीब्यूट होना है उसके जो पर्चियाँ बनती हैं कि कौन कौन सा गोश्त कहाँ कहाँ जाना है, वो नाम जो लिखने होते हैं, मैं बस मेरी ड्यूटी ये होती है। ईद के दिन क्या शौक से खाती हैं? ईद के दिन कलेजी मैं नहीं खाती, मुझे कलेजी मुझसे नहीं खाई जाती, उसमें पता नहीं, मुझे शुरू से बचपन से कलेजी नहीं पसंद। मैं पुलाव बहुत शौक से खाती हूँ, जो कि हमारे यहाँ शाम में पुलाव बनता है, और बारबेक्यू मुझे बहुत पसंद है, एंड पाए निहारी, फिर तो लिस्ट बहुत लंबी है।